নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা শিলচর নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমরা নতুন একটা এপিসোড শুরু করলাম শিলচর নিউজে, যেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য চর্চা। তো এই স্বাস্থ্য চর্চাতে আমরা কি করব, এরকম বিভিন্ন ধরনের ডাক্তাররা যারা আছেন ওনাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব, বিভিন্ন যে রোগ আছে সেই রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করব, সেই রোগগুলা কিভাবে আপনারা নিরাময় করতে পারবেন বা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায়। তো এরকমই আমাদের কাছে একজন ডাক্তার মহোদয় আমরা পেয়েছি, ডক্টর জাহির জুবের মহোদয়। উনি जम्मू कश्मीर থেকে উনি আসছেন, कश्मीर से सर आए हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ओके सर, तो सर आप तो यहाँ पर मेडीलैंड हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर आप कितने दिन रहेंगे आप? मैं 3 साल पहले गुवाहाटी में रह चुका हूँ एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जी, अपोलो हॉस्पिटल गुवाहाटी। अच्छा। अब मैं सिलचर में शिफ्ट किया हूँ, अभी रहने का इरादा है यहाँ पर। हाँ, मेडीलैंड में मैं 24/7 अवेलेबल हैं। दिन में ओपीडी करते हैं, इवनिंग में भी। अच्छा। 10 to 3 और शाम को अराउंड 5:30 से 7:30 या 8। और नाइट में जो भी इमरजेंसीज आती हैं हम उनको ক্যাটার করতে हैं। ওকে, তো স্যার অ্যাকচুয়ালি এখানে মেডিল্যান্ড হসপিটাল, এখানে থাকবেন ইটখোলাতে যে মেডিল্যান্ড হসপিটাল, এবং উনি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। আপনাদের যদি বিভিন্ন ধরনের পেটের যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই উপকারী। এখন তো ঘরে ঘরে এই গ্যাসের প্রবলেম। স্যার आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या क्या आप ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा अगर दर्शकों को बता दे तो। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का ट्रीटमेंट होता है, राइट फ्रॉम माउथ तो एनल कैनल जो भी आता है, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, फूड पाइप हो गया। अच्छा। आम भाषा में स्टमक हो गया, मैदा बोलते हैं। हाँ। उसके बाद इंटेस्टाइन हो गया, छोटा वाला, बड़ा, इसको छोटा अंतड़ी बोलते हैं, बड़ा अंतड़ी बोलते हैं। लिवर, पेनक्रियास, सुप्लीन, पेट में जो भी प्रॉब्लम है हाँ, उसको हम कैटर करते हैं। हो गया आपका गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ये सब हो गया। यस। इसके साथ साथ आपका ये बहुत सारे लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन जो बोलते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन को अगर सर्जरी चाहिए तो उसके लिए सर्जन होता है। अच्छा। बट गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीजेस में भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काफ़ी रोल है। ओके ओके। आजकल तो हर घर में गैस और एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप बता दीजिए। गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है, जैसे हर किसी गैस्ट्रो ओपीडी में भी जाएं कहीं पे भी तो ये पेशेंट्स आपको कॉमनली मिलते हैं। और मेन प्रॉब्लम है ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो पेशेंट खुद ट्रीटमेंट लेता है। अच्छा। तो लॉन्ग टर्म में ले लिया तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। ओके ओके। जैसे हर एक घर पेंटॉप, पेंटोसेड, कुछ भी खाली गैस का टैबलेट हर घर में चलता है। गैस का प्रॉब्लम है कि उसको प्रॉपरली कैटर करना। अच्छा। ये गैस का प्रॉब्लम है क्या? किसी को पेन, खाली पेन होता है, किसी को खाली फूलने का प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो गैस का टैबलेट खा लेते हैं। हाँ, तो हर एक चीज में वो सब काम नहीं करता। तो आपको एक प्रॉपर इवेल्युएशन चाहिए, जो हम पूछते हैं पेशेंट से हिस्ट्री में कि पेशेंट को एक्चुअली सिम्टम क्या है। तो उस पर्टिकुलर सिम्टम को टारगेट करके वो ट्रीटमेंट करना होता है। लीवर और पैनक्रियास का जो कुछ प्रॉब्लम, समस्या जो देखने को मिलता है, उसके बारे में आप कुछ बोल दीजिए तो अच्छा होगा। लिवर और पेनक्रियास का जो प्रॉब्लम है अभी ऑन द राइज है, बढ़ रहा है। अच्छा। इसका प्रॉब्लम मेन इशू है अल्कोहल। अच्छा। लिवर, अल्कोहल लिवर रिलेटेड लिवर का जो बीमारी है वो अभी नंबर 1 आ गया है लिवर डिजीज का काज। ओके। बिकॉज क्योंकि इजीली अवेलेबल है, प्लस ऑलमोस्ट हर एक ड्रिंक करता है। सेकंड थिंग इज पेनक्रियास में भी अल्कोहल इज वन ऑफ द लीडिंग काजेज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस कराता है। तो ये दोनों में अभी ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर किसी को भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस में ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। मान लो किसी को फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर इज़ द रिवर्सिबल स्टेज अल्कोहल का। नहीं, बहुत सारे लोगों को भी देखा गया है कि बिना अल्कोहल वाले भी उन लोगों को फैटी लिवर, ओबेसिटी भी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि खाली अल्कोहल फैटी लिवर कराता है, ओबेसिटी भी फैटी लिवर करा सकता है। बहुत सारी बीमारियां खाली लिवर डिजीज का मतलब दीज आर कॉमन काज। मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल प्लस नैश, हम अपनी भाषा में बोलते हैं, मतलब मोटापा, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ये सारी डायबिटीज़ ये कॉमन बीमारियां हैं अभी जिनसे लिवर डिजीज़ होता है। लिवर डिजीज़ का
अपना भी बहुत सारे काजेज हैं जो उतने कॉमन पाए नहीं जाते हैं। अभी जो जनरल पॉपुलेशन में ये दो चीज़ें मोस्ट कॉमन है, अल्कोहल और जो डायबिटीज से रिलेटेड या मोटापे से रिलेटेड लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है। वही क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में भी अल्कोहल कॉमन काज है। तो ये दोनों चीज़ें चूंकि बढ़ती हैं, एक मोटापा भी बढ़ गया है क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा हुआ है, खाना भी वैसा हुआ है, प्लस ये खाने की वजह से भी बहुत होता है। खाने मतलब मसालेदार जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, तो उन सब से ये सारी चीजें होती हैं, ये फैटी लिवर वगैरह। हाँ, प्लस हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट। सर लिवर सिरोसिस के बारे में थोड़ा बताइए। लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस होता है एंड स्टेज लिवर डिजीज, जहाँ पे लिवर आपका पूरा डैमेज हुआ है, वो इरिवर्सिबल है। इसका पहले मतलब फैटी लिवर होता है, अगर हम अल्कोहल की बात कर लें, फैटी लिवर हो गया, उसके बाद हेपेटाइटिस होता है जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है लेकिन थोड़ा रिवर्सिबल होता है। एंड स्टेज होता है सिरोसिस। सिरोसिस में अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट इज लिवर ट्रांसप्लांट, जो उसका क्योर है। अच्छा, वो हो सकता है ना, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा। लेकिन पेशेंट उसके लिए फिट होना चाहिए। अच्छा, तब प्लस लिवर सिरोसिस में काफ़ी पेट में पानी जमा होता है या खून की बोमी हो सकती है, होश ढीला पड़ सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस टाइम मतलब वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, मतलब वो मेडिकेशन खाने से उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, बट डिजीज़ अंडरलाइंग वहीं की वहीं रह जाती है। वी कैन ओनली स्लाइटली इम्प्रूव द पेशेंट, बट वी कैन नॉट गिव देम द क्योर। द ओनली क्योर इज द लिवर ट्रांसप्लांट इन सिरोसिस। ओके, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हैं या फिर आप करवाते हैं? नहीं, पेशेंट अगर कोई सिरोटिक है उसमें एक प्रॉपर इवेल्युएशन लगती है कि पेशेंट अभी ट्रांसप्लांट के लायक है या नहीं। वेदर पहली बात तो ये उसको चाहिए ट्रांसप्लांट या नहीं चाहिए। और हर एक सिरोटिक पेशेंट में आपको बता दूं कि लिवर कैंसर कॉमन है। अच्छा। लिवर वो एट रिस्क रहते हैं लिवर कैंसर के, तो उनका हर 6 महीने बाद लिवर कैंसर के लिए देखना होता है कि इनको लिवर कैंसर तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर हुआ तो हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ें जहाँ पे क्यूरेटिव ऑप्शन दें रादर देन कि पैलिएटिव मतलब काम चला लें। थोड़ा ट्रांसप्लांट यहाँ नहीं होता, पर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए है या नहीं, वेदर ही नीड्स ट्रांसप्लांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट, देन उसमें इवेल्युएशन लगती है कि हाँ चाहिए। और अगर पेशेंट अफोर्डेबल है देन वी एडवाइज देम टू गो टू द हायर सेंटर वेयर द ट्रांसप्लांट फैसिलिटी इज अवेलेबल। ओके सर, एक और चीज़, हेपेटाइटिस बी के बारे में बहुत सारे लोगों को, ये तो लिवर से जुड़ा हुआ है ना हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस जो है एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें पेशेंट को बी एक हेपेटाइटिस ही है। अच्छा, बी हेपेटाइटिस काज कराने वाला वायरस है। अच्छा, दीज आर 4 वायरसेस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई। डी के बारे में बात नहीं करते, वो उतना कॉमन नहीं है। तो ये 4 वायरसेस जो हैं ये हेपेटाइटिस कराने। अब जो पेशेंट मान लो एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, मतलब कोई लिवर में उसको अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, वो ए और ई कॉमनली है, बी करा सकता है। अच्छा, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन हुआ तो देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि उनकी बॉडी ये वायरस क्लियर करेगी। लॉन्ग टर्म में उनको कोई सिरोसिस नहीं होगा, लिवर डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो 95% उसको क्लियर नहीं करते, तो उनको चांस रहता है कि वहाँ पे सिरोसिस है। तभी अगर पेशेंट हेपेटाइटिस सी वाला एक्यूट में मिले या क्रॉनिक हम बोलते हैं, जब ये हेपेटाइटिस बी या सी आपकी बॉडी में 6 महीने से ज़्यादा रहे। अच्छा, 6 महीने से कम रहे तो एक्यूट बोलते हैं, ज़्यादा रहे तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। अच्छा। ए और ई क्रॉनिक नॉर्मली मतलब उसका इलाज हो सकता है। इलाज हेपेटाइटिस बी का भी इलाज है और सी का भी इलाज है। अच्छा। तभी ये बीमारियां डिक्लाइनिंग में है कि इनका सिरोसिस जो था पहले इन्हीं से ज़्यादा होता था। स्पेशली ये जो बेल्ट है, इंडिया, चाइना, ये जो एशियन बेल्ट है, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी ही
सिरोसिस का कॉज कराता था। लेकिन अभी क्योंकि इनका ट्रीटमेंट आ गया, ट्रीटमेंट हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली जो पिछले कुछ डिकेड्स में, तो अभी ये ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ओके, थैंक यू। पहले हेपेटाइटिस बी के लिए भी इंजेक्शन लेने पड़ते थे। अच्छा। लेकिन अभी ऑरल ट्रीटमेंट आ गया है, टेबलेट से चला, हाँ, और हाई सक्सेस रेट है। ओके, थैंक यू। एक और सवाल आपसे पूछना है कि एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, इससे आजकल बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, क्या इससे पेशेंट को लाभ होता है या नहीं? कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी दो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स, एंडोस्कोपी दोनों ही हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसमें हम ऊपर वाला हिस्सा देख लेते हैं और नीचे वाला हिस्सा देख लेते हैं कोलोनोस्कोपी में। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, मान लो जैसे कॉमन है गैस, तो हम उनसे जब हिस्ट्री पूछते हैं कि सिम्टम कैसा है, क्या नहीं है, अगर हमें तब लगे कि नहीं कुछ वार्निंग सिम्टम है, जैसे कैंसर अर्ली सिम्टम, कैंसर है, कैंसर लग रहा है या कोई अल्सर लग रहा है, तो वो वार्निंग सिम्टम्स हम उनसे पूछ लेते हैं कि है ये चीज़ें हैं क्या आप में। तब अगर हमें लगता है नहीं ये पेशेंट को कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है, कोई रीज़न हो सकता है इनका, तब हम उनमें रिकमेंड करते हैं नहीं आपको एंडोस्कोपी ही करना है। अच्छा। या आपको कोलोनोस्कोपी करना है। तो उन सब चीज़ों से हमें मिलता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी है, तो उस पर्टिकुलर बीमारी को टारगेट करने से हमारे पास हम उसको ट्रीट करते हैं और पेशेंट की लाइफ अच्छी हो जाती है, पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। जैसे रिसेंटली पिछले 1 महीने में मतलब जो 4 पेशेंट्स मेरे पास ऐसे हैं, यंग पेशेंट्स थे, जो उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस था, गैस और डायरिया था, पायखाना आपका 5, 6, 7 बार होता था। तो जब उनको इवैल्यूएशन किया, नहीं तब इवैल्यूएशन में हिस्ट्री में ही ये पता लगा कि नहीं इनको कोई बीमारी हो सकती है, तब बायोप्सी पे उनका 4 पेशेंट्स का सीलिएक बीमारी हो गया, जो ग्लूटेन सेंसिटिव से होता है। तो अभी चारों पेशेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, 4 पेशेंट्स ओनली ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशन, और चारों पेशेंट्स अभी कंफर्टेबल हैं, नो सिम्टम्स एट ऑल, दे हैव स्टेबलाइज्ड। क्या बात है, थैंक यू। काफ़ी समय देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का अचानक पेट में दर्द होता है, उसके बाद लेट्रिन के साथ खून निकलता है, ऐसे भी सिम्टम देखा गया है, वो ठीक हो? जीआई ब्लीड जो आप बोल रहे हैं, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड जो है, ये एक कॉमन इमरजेंसी प्रॉब्लम है। अच्छा। या तो खून की काला बोमी होगा, हाँ, या तो काला पैखाना होगा, हाँ, या किसी को रेड ब्लड भी जा सकता है पैखाने रास्ते से, ये एक इमरजेंसी है। अगर किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम आए, वो तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, न कि घर में बैठे। क्योंकि ये तो ब्लड लॉस है, तब देखना है कि उस ब्लड लॉस से उनका खून कम हो जाएगा, खून कम होने की वजह से बीपी कम हो जाएगा, तो उनको किडनीज या और बाकी ऑर्गन्स पे असर पड़ सकता है। तब उनको और अर्जेंट इमीडिएट एंडोस्कोपी विद इन 12 आवर्स। अगर किसी को भी काला पैखाना हुआ, काली बूमी हुई, तो एंडोस्कोपी कर लेना चाहिए। ताकि ब्लीडिंग का सोर्स पता चले और ताकि उसको कंट्रोल कर सके। आजकल मैक्सिमम मेजॉरिटी जो ब्लीड होता है उसको हम एंडोस्कोपी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऊपर में अल्सर हो गया, उसमें भी ब्लीडिंग कंट्रोल एंडोस्कोपी से ही होता है आजकल। पहले बहुत ज़्यादा सर्जरी करते थे, अभी तो वेरी रेयरली 1000 में से 1 या 2 को सर्जरी करते होंगे ब्लीडिंग के लिए। अभी एंडोस्कोपी से ही हम करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? शराब पीने के बाद क्या शराब पीने से अभी पहले सेफ लिमिट था शराब का, कि बोलते थे इतना मेल्स में है, फीमेल्स में इतना है, लेकिन अभी WHO कहा गया नहीं, कोई शराब की सेफ लिमिट नहीं है। अच्छा। इनसे लिवर भी बीमार, अल्कोहल से लिवर में ज़्यादा असर पड़ता है, पेनक्रियाज पे असर पड़ता है, हार्ट पे भी असर पड़ता है और नर्व्स पे भी असर पड़ता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है, और अल्कोहल की वजह से
इतना आपका एक तो लिविंग जो होता है, आपका जो जीवन होता है, उस अगर ये सारी प्रॉब्लम उसमें आ गई तो आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। उससे खाली पेशेंट ही नहीं सफ़र करता है, अल्टीमेटली फैमिली सफ़र करती है। बिकॉज जब एक स्टेज के बाद सिरोसिस हो गया तो ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में वो एडमिट होता ही है, पेट फूलता है, रूटीनली पानी निकालना पड़ता है या एंडोस्कोपीज रूटीनली, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब शराब पीने वाले आएंगे तो यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, पेट का जो ट्रीटमेंट अगर होगा। हाँ, अल्कोहलिक्स में इम्पोर्टेंट है कि स्टेज क्या है। तो उनको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई शराबी सिरोटिक निकला। तो अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उनको काउंसलिंग करके, प्रॉपर काउंसलिंग करके समझा के कि अल्कोहल छोड़ना है, दिस इज द रिवर्सिबल स्टेज। प्रॉब्लम आने लग गया है लेकिन निराश न होना है कि ये तो रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल स्टेज है। अगर सिरोटिक हुआ तब उनको काउंसलिंग करनी है कि अभी छोड़ दो, अगर कंटिन्यू पी रहे हो तो ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन है। अगर उसमें वो फिट बैठते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए अपने क्राइटेरियाज है, उसमें वो फिट बैठते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं, या तो मेडिकल, नहीं तो मेडिकल मैनेजमेंट चलाते हैं। तो उस सब के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट है। ओके सर। तो सर लास्ट सवाल आपसे है, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है सर? मैं 3 साल गुवाहाटी अपोलो में काम किया है एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैंने MD मेडिसिन किया हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। उसके बाद मैंने DNB गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किया और अपोलो हॉस्पिटल में काम किया। अच्छा, उसके बाद आप सिलचर में? उसके बाद मैं सिलचर में आया। ওকে স্যার, ওকে। সো দর্শকবৃন্দ, আপনারা স্যারের কথা শুনলেন এবং আপনাদের যদি কোনো ধরনের লিভারের যদি কোনো ধরনের ডিজিজ এখন যদি আছে, আপনাদের ধরে নিন আপনাদের কোনো গ্যাস, অ্যাসিডিটি, আপনাদের প্যানক্রিয়াসের প্রবলেম, আপনাদের ফ্যাটি লিভারের প্রবলেম, লিভার সিরোসিস, যারা মদ খেয়ে যাদের বেশি লিভারের প্রবলেম হয়েছে, এরকম বিভিন্ন ধরনের অনেক মানুষ আছেন যারা বাড়িতে প্রত্যেক দিন যারা গ্যাসের ট্যাবলেট খায়, ওনাদের একবার ডাক্তারের সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার। এবং আমাদের এই স্যার শিলচরের যে মেডিল্যান্ড হাসপাতাল এখানে অ্যাভেলেবেল থাকেন। আপনারা যে কোনো সময় এসে, আমরা অ্যাকচুয়ালি ওনার সেই হাসপাতালের মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দেবো, সেখানে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা ডিটেলস জানতে পারবেন, আপনারা বুক করে স্যারের সঙ্গে আপনারা দেখা করতে পারেন। এই ভিডিওটা তাড়াতাড়ি আপনারা সবাইকে শেয়ার করবেন যাতে সবার কাছে পৌঁছে যাক। আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা আবার নতুন আরেকটি এরকম স্বাস্থ্য চর্চার ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।